बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज कैट का लेक्चर नंबर 21 है जो कि फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 3 है और इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 और 3.3 कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि चैप्टर का नाम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है तो ज़्यादातर इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल वर्क भी काफ़ी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है और अक्सर इसमें से कम एक MCQ ज़रूर आता होता है। सबसे पहले चलते हैं जी, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है जी, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जी अगर कोई नंबर है उनको हम ठीक है जी स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें तो उस फॉर्म को या उस शेप को मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, उस शेप को मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब मैट्रिक्स दो चीज़ों पर होता है, एक रो और दूसरा कॉलम। MCQ नंबर 2 में रो की डेफिनेशन दी गई हुई है, वो क्या है देखते हैं ज़रा कि द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड। ठीक है जी, जो मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस में हमारे पास नंबर्स पड़े होते हैं उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं जी। ठीक है जी, उन लाइंस को रोज ऑफ द मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड रोज ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कि कौन सी ऑप्शन है यहाँ पे, डी ऑप्शन हो गई। ठीक है जी, अब दूसरी चीज़ हमारे पास कॉलम्स होते हैं जी। कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, ठीक है, मैट्रिक्स में जो वर्टिकल लाइंस में अगर हम रीड आउट करें, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की जाने में अगर हम एलिमेंट्स को या नंबर्स को रीड आउट करें तो वो कॉलम बनाते हैं जी, या कॉलम कहलाता होता है। जैसे कि MCQ नंबर 3 हमारे पास है, द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कि कौन सी ऑप्शन हमारे पास, C ऑप्शन है। ठीक है जी, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो होती हैं वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता होता है। जैसे कि MCQ नंबर 4 हमारे पास है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है जी, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास D ऑप्शन है। ठीक है जी, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जी। अच्छा जी, जैसा कि अब अगर हम देखें MCQ नंबर 5 में, ठीक है ना, कहता है जी इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स हैज़ M रोज एंड N कॉलम्स देन इट्स ऑर्डर इज़। तो अगर किसी मैट्रिक्स में M रोज हो और N कॉलम्स हो तो उसका ऑर्डर कैसे डिफाइन किया जाता था, M/N। ठीक है ना, जो कि कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, C ऑप्शन है। ठीक है जी, M/N। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास एक MCQ है जो कि 6 नंबर पे है। कहता है जी बताएं द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 0 है, इसका ऑर्डर क्या होगा। अब इसमें कितनी रोज हैं, ठीक है जी 1, और कॉलम्स कितने हैं, वो भी हमारे पास है 1 है, रोज भी हमारे पास 1 है और कॉलम भी हमारे पास 1 है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1 हो जाएगा। जैसे कि कौन सी ऑप्शन हमारे पास है, C ऑप्शन आ जाती है। ठीक है जी, अब मूव करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स के एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। तो कितने पॉसिबल होंगे वो डिपेंड ऑन रोज एंड कॉलम्स पे होता है। ठीक है, जैसे कि MCQ नंबर हमारे पास 7 है, इन इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ऑर्डर M/N। ठीक है जी, M/N उसका ऑर्डर है, तो देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स इज़। तो हम क्या करेंगे, M और N को जितने भी रोज और जितने भी कॉलम्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो उसका क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हमारे पास C ऑप्शन है। ठीक है जी, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। अब MCQ नंबर 8 हमारे पास है, कहते हैं जी इफ़ A इज इक्वल टू AIG M/N उसका ऑर्डर है, देन द एलिमेंट ऑफ द ith एंड jth
कॉलम ऑफ ए इस क्या होगा, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कैसे शो किया जाता था कि ए आई जे साथ लिख दिया जाता था। जैसे कि यहाँ पे आइथ रो और जेथ कॉलम का उसने पूछा हुआ है, तो अगर हम पहला एलिमेंट देखें तो ये ए आई एम है, यानी आइथ रो और एम कॉलम का ये एलिमेंट है। तो आई जे किस में मेंशन है, हाँ जी वो डी ऑप्शन में हमारे पास है। तो आई रो और जे कॉलम का ये एलिमेंट होगा। अब मूव करते हैं जी रो मैट्रिक्स की तरफ। रो मैट्रिक्स पहले हमने देखा था रोज ऑफ मैट्रिक्स, अब रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स क्या था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो एग्जिस्ट करती हो, कॉलम चाहे जितने मर्जी हो, उससे कोई गर्ज नहीं है। तो अगर एक ही रो हमारे पास मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करती है तो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एमसीक्यू नंबर 9 में क्या है, कहते हैं जी आ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड, यूनिट मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स होगा या कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो चूंकि वन रो ही है तो ये रो मैट्रिक्स हमारे पास होगा, जैसे कि सी ऑप्शन हमारे पास है। ओके हो गया। अब जी एमसीक्यू नंबर 8 इसी से रिलेटेड है, कहते जी इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ऑर्डर 1 बाय n, यानी उसमें एक रो है और n कॉलम्स हैं, तो जो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो वन रो एग्जिस्ट करती हो तो उसे क्या कहा जाता है, रो मैट्रिक्स कहा जाता है। तो फिर अगेन जी कौन सी ऑप्शन हमारे पास होगी, सी ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है जी, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा जी एमसीक्यू नंबर 11 क्या है, कहते जी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है जी, इस कार्ड रो मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है m बाई n, तो ये m बाई n का ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स कब बनेगा। ठीक है जी, तो रो मैट्रिक्स के लिए क्या डेफिनेशन थी कि उसके रो की वैल्यू 1 होनी चाहिए, उसमें 1 रो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो फिर n की वैल्यू मस्ट भी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, जो कि कौन सी ऑप्शन हमारे पास है जी, ए ऑप्शन आ गई। ठीक है जी, अब मूव करते हैं जी कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें एक कॉलम एग्जिस्ट करता हो, जैसे कि एमसीक्यू नंबर हमारे पास 12 है जी, कहता है कि आ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम एग्जिस्ट करता हो। ठीक है जी, रोज़ के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, चाहे जितनी मर्जी हो। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, जैसे कि हमारे पास बी ऑप्शन है। ठीक है जी, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम एग्जिस्ट करता हो तो उसे कॉलम मैट्रिक्स का नाम दिया जाएगा। अच्छा जी एमसीक्यू नंबर 13 कहता है जी इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ऑर्डर m बाई n, ठीक है जी, उसमें कितनी रोज हैं, m, कॉलम्स कितने हैं, 1, तो जिसमें 1 कॉलम होगा उसको क्या नाम दिया जाता है, कॉलम मैट्रिक्स का, जो कि कौन सी ऑप्शन हमारे पास आएगी, फिर डी ऑप्शन आ गई। अब मूव करते जी एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ, जो कि क्या है, द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स होगा जी। यहाँ पे कॉलम होगा, ठीक है जी, तो द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ, तो कॉलम मैट्रिक्स के लिए n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, तो फिर कौन सी ऑप्शन होगी, बी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी। चलिए जी अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है ना, उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम दिया करते थे, स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम दिया करते थे। जैसे कि एमसीक्यू नंबर 15 हमारे पास है जी, कहता है जी आ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज, ठीक है जी, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है जी, इस कार्ड, तो जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज यानी रोज और कॉलम्स की तादाद सेम होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा, जैसे कि हमारे पास सी ऑप्शन है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 16 हमारे पास है जी, कहता है जी आ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स विद m इज इक्वल टू n, यानी रोज और कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल है, तो देन सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड, अगेन क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगा जी। ओके हो गया। अब एमसीक्यू नंबर 17 है जी,
कहते हैं जी द मैट्रिक्स ए एलिमेंट आई जे ऑर्डर एम बाई एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, एम और एन को इक्वल होना चाहिए, जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में एम ग्रेटर देन है, ये तो नहीं है, बी में एम लेस देन है, ये भी नहीं है, सी हमारे पास इसका आंसर होगा जी। ठीक है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एम इज इक्वल टू एन होना चाहिए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑपोजिट था, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या था, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल ना होंगी। ठीक है ना। अब जैसे कि एमसीक्यू नंबर 18 हमारे पास है, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है जी, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो, तो उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं जी। ठीक है ना, जैसे कि ए ऑप्शन है। ठीक है जी। अब एमसीक्यू नंबर 19 हमारे पास है, क्या है, कहता है अ मैट्रिक्स हैज एम रोज एंड एन कॉलम्स विद एम डज नॉट इक्वल टू एन। अगर एम एन के इक्वल ना हो तो उस मैट्रिक्स को क्या नाम दिया करते थे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम दिया करते थे। ओके जी, इसका आंसर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या हुआ करता था, अगर किसी भी मैट्रिक्स में हम रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दें, तो वो जो नया मैट्रिक्स आता था वो दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता था। ठीक है जी। अब जैसे कि एमसीक्यू नंबर 20 कहते हैं जी द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। ठीक है जी, रोज इंटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इंटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कि कौन सी ऑप्शन हमारे पास होगी, डी ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है ना। अब मूव करते हैं जी एमसीक्यू नंबर 21 की तरफ। कहते हैं जी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 3 और ट्रांसपोज का साइन है। ठीक है, अगर ट्रांसपोज ना होता तो इसमें 1 रो और 3 कॉलम थे। अब ट्रांसपोज का हमने बताना है, तो ट्रांसपोज में क्या होता है जी, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में लिख देते हैं। तो फिर इसका, अब इसमें कितनी रोज है, 3 और कॉलम्स कितने, 1, तो ट्रांसपोज का 1/3 हो जाएगा, जो कि कौन सी ऑप्शन हमारे पास आती है, सी ऑप्शन है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास एमसीक्यू नंबर 22 कहता है जी इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज m/n है जी, ए का ऑर्डर कितना है, m/n, देन द ऑर्डर ऑफ द ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, हाँ जी, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो इसका ऑर्डर है जी m/n, तो ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, n/m हो जाएगा। ठीक है जी, जो कि कौन सी ऑप्शन हमारे पास आती है जी, डी ऑप्शन हमारे पास आ रही है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ठीक है जी, क्या है, एमसीक्यू नंबर 23 हमारे पास है जी। कहते हैं जी फॉर अ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगर किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाए तो ट्रांसपोज कैंसिल हो जाता है, तो ए रह जाता है, तो कौन सा आंसर होगा फिर इसका, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और एमसीक्यू नंबर 24 कहते हैं जी ए बी का होल ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है जी, ए प्लस बी के, ए माइनस बी के, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के किसके इक्वल होगा। हाँ, याद रखना कि अगर प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज हो तो ट्रांसपोज अलग-अलग कर सकते हैं और साइन चेंज नहीं होता, तो प्लस में हमारे पास सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है जी, प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर आप एमसीक्यू नंबर 25 देखें, कहता है जी इफ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ए बी, देन ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में जब ट्रांसपोज को सेपरेट किया जाएगा तो फिर ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है जी, याद रखना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज है तो जब सेपरेट करेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो ये क्या होगा, जैसे कि हमारे पास बी ऑप्शन में है, ये इक्वल होगा जी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है जी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया जाए, आंसर फिर वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम दिया करते थे। ठीक है ना, जैसे कि एमसीक्यू नंबर 26 हमारे पास है, कहता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक कब होगा, ठीक है, अगर मैं ए का ट्रांसपोज लूँ तो आंसर ए के ही इक्वल आ जाए तो इसको हम कहेंगे
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे कि हमारे पास ए ऑप्शन है जी, ठीक है ना, ए ऑप्शन में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अच्छा जी, अब MCQ नंबर 27 भी 26 ही है, थोड़ा सा रिवर्स करके पूछ लिया। कहता है जी इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, जीरो नल मैट्रिक्स के, ए के, माइनस ए के या ए डिटर्मिनेंट के। तो चूंकि सिमेट्रिक की कंडीशन पूछ रहा है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा जी, ठीक है जी, ये ए इस डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब अगेन जी नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 28 है। कहते हैं कि इफ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए और बी सिमेट्रिक है, देन ए बी इज आल्सो सिमेट्रिक होगा। कब होगा जी, ठीक है जी, तो ये कंडीशन आपको अच्छी तरह पता होगा और ये आपकी बुक का एक क्वेश्चन भी था कि सिमेट्रिक के लिए ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। अलबत्ता मैट्रिसेस में ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती, पर इस कंडीशन में ए बी का बी ए के इक्वल होना ज़रूरी होगा। अब नेक्स्ट MCQ हमारे पास क्या है, कहता है जी कि इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ठीक है जी, ए चूँकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी क्या होगा, सिमेट्रिक ही होता है ये, ठीक है जी, ये सिमेट्रिक है, इसकी प्रॉपर्टी है। अगर मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज में मैं ऐड करूँ तो ये मेरे पास जो मैट्रिक्स आता है ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। अब जी मूव करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक डेफिनेशन की तरफ। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लो तो आंसर माइनस ए आ जाए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते थे, ठीक है जी। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया जाए तो आंसर माइनस ए आ जाए। तो जैसे कि हमारे पास बी ऑप्शन है, ठीक है जी, बी ऑप्शन में ए ट्रांसपोज लिया तो माइनस ए के इक्वल आया, तो ये फिर सिमेट्रिक की डेफिनेशन है, ठीक है। अब MCQ नंबर हमारे पास, ठीक है जी, कौन सा 31 कहते हैं जी इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी, देन तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा स्क्यू सिमेट्रिक में, किसके, माइनस ए के इक्वल होगा, जैसे कि सी ऑप्शन जी। अब MCQ नंबर 32 की तरफ कहते हैं जी इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा। जैसे कि अब हमने MCQ नंबर 29 में देखा था कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये क्या होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा जी, ठीक है। ये याद रखनी है, दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास हर्मिशन मैट्रिक्स की है। हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कोई मेरे पास मैट्रिक्स है ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी उसकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हैं, तो उसका कॉन्जुगेट लेकर ट्रांसपोज लूँ तो अगर वो ए के इक्वल आए तो उसे हर्मिशन मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है, ठीक है जी। अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज होगा अगर वो ए के इक्वल आ जाए तो फिर उस मैट्रिक्स को हर्मिशन मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। जैसे कि अगर हम ऑप्शन में देखें तो ए ट्रांसपोज ए ये किसके लिए था, सिमेट्रिक के लिए था, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए था। और ये जो आपके पास डेफिनेशन है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए बार के, ठीक है ना। तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है जी, ए के इक्वल होना चाहिए। ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो है वो आपके पास ए के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, ठीक है जी, ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन है। अच्छा जी, इसी तरह फिर मूव करते हैं जी। कहता है जी MCQ नंबर 34 इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशन इफ ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए जी, जी हाँ, ए के इक्वल आना चाहिए। अगर किसी भी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल आ जाए तो उसको हम हर्मिशन मैट्रिक्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, हर्मिशन मैट्रिक्स का नाम हम उसको देते हैं। अब मूव करते हैं जी हम किसकी तरफ, स्क्यू सिमेट्रिक डेफिनेशन की तरफ। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर माइनस ए की इक्वल आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी इसका कॉन्जुगेट लिया और फिर ट्रांसपोज लिया तो माइनस ए के इक्वल आए तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्यू हर्मिशन। जैसा कि ए ऑप्शन भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, ये हमारे पास
डी ऑप्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है जी। ठीक है जी, क्या आंसर आना चाहिए? माइनस ए आना चाहिए। किसका? ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज का। ये हमारे पास डी ऑप्शन आ गया। अब एमसीक्यू नंबर 36, तो अगेन जी क्या कहता है? कहता है जी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन इफ, तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? माइनस ए के। तो फिर इसका आंसर ये होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपस में कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं? ठीक है जी, मैट्रिक्स आपस में कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं? ठीक है जी, अगर मैं मैट्रिक्स ए बी की बात करूं, ठीक है जी, मैट्रिक्स ए बी की बात करूं तो ए बी कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं? अगर ए के कॉलम्स और बी की रोज की तादाद यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, ये अगर इक्वल हों तो फिर मैट्रिसेस कंफर्मेबल होंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि एमसीक्यू नंबर 37 कहते हैं द मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m बाई n एंड मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर p बाई q आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ए बी इफ। तो ये ए बी कब मल्टीप्लाई होंगे? अगर मैट्रिक्स ए के कॉलम यानी n इक्वल होगा मैट्रिक्स बी की रोज यानी बी के, तो तब ये इक्वल होगा। तो इस केस में क्या कंडीशन हमारे पास एग्जिस्ट करती है कि n इज इक्वल टू p होना चाहिए। तो फिर कौन सी ऑप्शन हमारे पास है जी? n इज इक्वल टू p, तो वो हमारे पास ऑप्शन डी बन रही है जी। ठीक है ना, तो n इज इक्वल टू q ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है n इज इक्वल टू की q, ये ऑप्शन है। अच्छा जी, इसी तरह अब क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कहते हैं जी इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? m बाई n है, एंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? n बाई p है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए बी क्या होगा जी? ए बी का ऑर्डर क्या होगा? अच्छा जी, याद रखना कि कंडीशन क्या थी कि n इज इक्वल टू p होना चाहिए, n इज इक्वल टू p होना चाहिए। तो जब n इज इक्वल टू p होगा, ठीक है, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो n और p आपस में कैंसिल हो जाएंगे, n और p आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? m इंटू p या m बाई p रह जाता है। ठीक है ना, जैसे कि ये ऑप्शन b है। अब नीचे अगर आप डायग्राम ज़रा गौर करें, यहाँ पे देखें a का ऑर्डर क्या था? m बाई n, b का ऑर्डर क्या था? n बाई p। तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा? हमारे पास जो ये सेंटर में एलिमेंट्स आते हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, m और p रह जाएगा। ये आपने याद रखनी है ये बात अच्छी तरह। ओके हो गया। अब जैसे कि एमसीक्यू नंबर हमारे पास 39 है जी, कहते हैं जी इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज m बाई n देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इनटू ए, ये क्या होगा? ठीक है जी, ए का ऑर्डर कितना है? m बाई n, m बाई n, और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? n बाई m हो जाएगा। तो हमने a और a ट्रांसपोज बताना है, तो अब a का और a ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या था? n बाई m, और a का ऑर्डर कितना है? m बाई n है, तो फिर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाँ जी, m बाई m हो जाएगा। ठीक है, आप ज़रा वो ड्रा करके देख लीजिएगा ये डायग्राम की तरह, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। पहले a ट्रांसपोज का ऑर्डर लिखना है जो कि क्या था? n बाई m था। ठीक है जी, फिर a का आपके पास ऑर्डर कितना है? m बाई n है, तो सेंटर में क्या आ रहा है? m और m, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? n बाई n बच जाएगा। जैसे कि ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी ऑप्शन है। ठीक है जी, एमसीक्यू नंबर 40 आप लोगों ने खुद ट्राई करना है कि इसका आंसर क्या होगा, चेक कीजिएगा। अब मूव करते हैं जी डिटर्मिनेंट की तरफ। ठीक है जी, कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट का, अक्सर इसी से ही क्वेश्चन पूछता होता है। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 41 है, कहते हैं जी द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बी सी डी 2 बाई 2 का ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? जबकि डिनोट किससे किया करते थे? डिटर्मिनेंट ऑफ और डिफाइन क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, ए को डी के साथ, फिर माइनस का साइन बी को सी के साथ करते थे। तो कौन सी ऑप्शन है? ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, हाँ जी, सी इसका आंसर है। क्या आंसर है? सी इसका आंसर है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स है।
क्या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। उम्मीद है 2/2 का एडजॉइंट भी आप लोगों को याद होगा। कहते जी इफ ए इज अ मैट्रिक्स ए बी सी डी दिया हुआ देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा जी, क्या करते थे, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हम चेंज कर देते थे, जबकि नॉन डायगोनल्स या सेकेंडरी डायगोनल्स के हम एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते थे। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को चेंज और सेकेंडरी डायगोनल्स या नॉन डायगोनल्स के हम क्या करते थे, साइन चेंज कर देते थे। तो कौन सी ऑप्शन होगी, ए ना, बी नहीं, सी नहीं जी, तो कौन सी ऑप्शन होगी, डी। हाँ जी बताइए ज़रा, ए बी सी डी कौन सी ऑप्शन होगी। दोबारा रिवाइज करूँ, ए डी के हमने पोजीशन जगह चेंज करनी होती थी और बी सी के हमने साइन चेंज करने होते थे। तो क्या ऑप्शन होगी, ए बी सी के डी। ठीक है जी, तो इसकी ऑप्शन बी आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है जी। तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते थे, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो एमसीक्यू नंबर 43 में कहते हैं जी फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ठीक है जी, किसके इक्वल होगा, ए बी सी के डी के। क्या फार्मूला था, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट था। ठीक है जी, ए भी नहीं, बी और डी भी नहीं है, तो सी इसका ऑप्शन है। अब जी इम्पॉर्टेंट एक डेफिनेशन है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या था, हाँ जी, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो। जैसे कि एमसीक्यू नंबर 44 में कहते हैं जी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है जी, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ, हाँ जी, कब होगा, अगर उसका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या इक्वल 0 या नॉट इक्वल टू 0। तो सिंगुलर के लिए क्या डेफिनेशन थी कि इसका जो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 0 होना चाहिए। और नॉन सिंगुलर के लिए क्या था कि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास डी ऑप्शन है। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 46 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जी। कहता है जी इफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इज सिंगुलर है, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या होगी। अच्छा जी, चूंकि दिया हुआ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, तो फिर इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा। सोल्यूशन में चलते हैं जी, द मैट्रिक्स इज गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, देन हाँ जी डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल। और डिटर्मिनेंट 2/2 का कैसे फाइंड आउट करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, लैम्डा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ, जबकि 4 3 के साथ, और बीच में माइनस का साइन। तो ये हमारे पास 2 लैम्डा, जबकि ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है जी, 12 राइट पे जाकर पॉजिटिव और 2 को डिवाइड करेगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, जो कि कौन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपके पास आ रही है जी। नेक्स्ट जी एमसीक्यू नंबर 47, ठीक है जी, आपने ट्राई करना है 48 और 49 भी आप लोगों ने ट्राई करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। 47 में तो 0 के इक्वल दिया हुआ है, कोई बात नहीं, 48 में भी 0 के इक्वल है, मगर 49 में ये मैट्रिक्स दे रहा है और कहता है जी इसका स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के। और आई कौन सा मैट्रिक्स था, आइडेंटिटी, जिसकी डेफिनेशन आगे चलकर हम करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 50 की तरफ। कहता है जी अगर इफ़ ए इज इक्वल टू x1 1 है एंड 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट 7 के इक्वल है, तो देन x की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाल कर उसका रेसिप्रोकल 7 के इक्वल करना है और वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी डायगोनल एलिमेंट्स की तरफ। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या हुआ करते थे, ठीक है जी, ठीक है जी, डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे कि सेम रो और सेम कॉलम्स के जो एलिमेंट्स हमारे पास हुआ करते थे उनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते थे। जैसे कि अगर हम ऊपर मैट्रिक्स में दोबारा चलें तो मेरे पास ये मैट्रिक्स है, जैसे कि A11, तो इसकी अब पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और इसी तरह A22 कौन सा इसकी पोजीशन है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसी तरह A33 होगा फर्स्ट रो, सॉरी थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है ना। तो सेम ऑर्डर और सेम कॉलम के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है जी, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो फिर कौन सी इस, जैसे कि एमसीक्यू नंबर 51 में कहते हैं जी इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एंड देन द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ आर ऑफ द फॉर्म। तो कौन से इसमें डायगोनल एलिमेंट्स है जी, ए, ठीक है जी, A11 तो ठीक है, मगर यहाँ पे 1 2 आ गया, सेम नंबर रो और कॉलम होना चाहिए।
यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन है। अलबत्ता सी, हाँ जी, A11, A22, A33 और इसी तरह ANN है जी, ठीक है, तो सी इसका आंसर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ज़रा मूव करते हैं MCQ नंबर 52 की तरफ। ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑफ ऑर्डर एंड देन द डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे जी। कहता है जी AIJ इसका डायगोनल एलिमेंट्स है फॉर ऑल I इज़ ग्रेटर देन J। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए IJ का आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास सी ऑप्शन है जी। ओके हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हों सिवाय डायगोनल एलिमेंट्स के, ठीक है जी, सिवाय डायगोनल एलिमेंट्स के, तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। जैसे कि जी हमारे पास क्या है जी, a square matrix of order n is called diagonal matrix if all non-diagonal elements are 0 and at least one, ठीक है जी, non-diagonal elements, sorry, diagonal elements is non-zero, ठीक है जी, at least one diagonal elements non-zero। तो वैसे ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जीरो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ, कहता है जी AIJ इज इक्वल टू 0 होगा जब ये डायगोनल एलिमेंट्स ना हो। और डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या था कि I डज नॉट इक्वल टू J था, और डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम एक भी हमें 0 ना मिले तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। हाँ जी, स्केलर मैट्रिक्स क्या था, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की एक टाइप है। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते थे, डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स कहा करते थे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स का नाम भी देते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो जाए, ठीक है जी, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो जाए तो उसे हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स का नाम देते थे। जैसे कि ये हमारे पास डेफिनेशन है, ठीक है ना, कहते हैं जी ए मैट्रिक्स है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है क्या है, 0 है, जबकि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 1 है। तो उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं जी, ठीक है जी। ये आज लास्ट टॉपिक था इसका, ठीक है, और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।